Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Maroz Qureshi and today I am going to deal with the first literary critic, that is Plato. We are going to look into his shortest treatise, that is Ain, and going to look on his concept of poetic inspiration as divine madness. Then we'll delve deep into this dialogue and see the metaphor of milk and honey and the metaphor of stone of Heraclea to understand the concept of poetic inspiration better. But firstly, I would like to briefly explain who Plato was and what were his major works. So, I'll start with Plato was born into an aristocratic family in Greek Athens. तो प्लेटो जो था वो ग्रीस में पैदा हुआ था एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में. वो फिलोसोफर था और स्टूडेंट था सोक्रेटिस का. और वो जो था एरिस्टोटल का टीचर भी था. फ्यूचर में जाके एरिस्टोटल जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट का टीचर बनेगा. ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं. उसके अलावा उसने जो है एकेडमी, जो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है हायर लर्निंग का जिसको कंसिडर किया जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड में, उसने वो भी फाउंड किया था. और उसको जो है कंसिडर किया जाता है कि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल रहा है एंशियंट ग्रीक हिस्ट्री में और वेस्टर्न फिलोसफी में. जो कि प्लेटो को अभी भी हम कंसिडर करते हैं, वो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी भी उसकी थियोरीज़ को पढ़ा जाता है, उसकी थियोरीज़ पे रिसर्च की जाती है और पॉलिटिकल साइंस में तो उसका बहुत ही ज़्यादा रोल है. प्लेटो को जो है कंसिडर किया जाता है कि वो फर्स्ट सिस्टमैटिक क्रिटिक है, क्योंकि उसकी वजह से जो है क्रिटिसिज्म जो है एक वाइटल फोर्स बनी एंशियल वर्ल्ड में, क्योंकि उसने ही जो है स्टार्ट किया क्रिटिसिज्म. उसने ही सबसे पहले जो है आर्ट और लिटरेचर में पोइट्री को और पोइट्स को जो है बैनिश कर दिया अपनी आइडियल कॉमनवेल्थ से. तो उसके बाद जो है फर्दर ये थियोरीज जो है डेवलप हुई. उसने पहले थियोरी ऑफ इमिटेशन, थियोरी ऑफ माइमेसिस जो है दी. उसके बाद एरिस्टोटल ने जाके उसको जो है उसके उस क्लेम्स को जो उसने अटैक किया था पोइट्री पे, उसको डिफेंड किया. आगे चल के फिर बाकियों ने उनको एलॉबरेट किया. तो उसने ही जो है ये सब कुछ स्टार्ट किया था. तो इसलिए हम कंसिडर करते हैं कि प्लेटो जो था वो फर्स्ट सिस्टमैटिक क्रिटिक था. और मोस्टली उसने अपने आइडियाज़ को क्या किया है, अपने वर्क्स में एक डायलॉग की फॉर्म में प्रेजेंट किया है. उसके वर्क्स में हमें हमेशा दिखता है, जैसे कि आइन है, रिपब्लिक है, फेडरस है या सिम्पोजियम है, वो डायलॉग की फॉर्म में है. दो लोगों के बीच में डायलॉग हो रहे हैं और उसने अपने आइडियाज़ को उन दो लोगों की पर्सपेक्टिव से जो है प्रेजेंट किया. और मोस्टली जो उसमें एक कैरेक्टर होता है वो सोक्रेटिस का होता है. सोक्रेटिस और उसके साथ जो है और कोई होता है जिसकी वजह से वो या जिसकी वो उनको अपना माउथ पीस बना के जो है अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करता है. इसके अलावा हम कह सकते हैं कि प्लेटो को जो है हम यूटोपियन या आइडियलिस्ट भी कहते थे. और इसके अलावा जो है प्लेटो का मेन इंटरेस्ट जो था वो मेटाफिज़िक्स में था, पॉलिटिक्स में था, एस्थेटिक्स में था, सोल, लैंग्वेज, कॉस्मोलॉजी, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों में था. प्लेटो ने जो है पहले पोइम्स लिखना भी शुरू किया था, लेकिन लेटर ऑन उसने जो है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था. प्लेटो खुद एक पोइट था पहले, लेकिन फिर बाद में उसने सोक्रेटिस के इन्फ्लुएंस में आके उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया था फिलॉसफी में और मैथमेटिक्स में. और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उस टाइम पे ग्रीस में क्या हो रहा था, ग्रीस और स्पार्टन्स के बीच में, एथेंस और स्पार्टन्स के बीच में ग्रीस में जो है वॉर चल रही थी. और स्पार्टन्स जो थे बहुत ही वॉरियर लाइक थे, जबकि एथेंस जो थे बहुत ही इमोशनल, बहुत ही वीक, बहुत ही इंक्लाइन टुवर्ड्स पोइट्री थे. तो जिसकी वजह से प्लेटो को ऐसा लगने लगा कि पोइट्री की वजह से जो है हम लोग एफेमिनेट हो गए, हम वीक हो गए, हम इमोशनल हो गए, जिसकी वजह से हम स्पार्टन से ये जो है वॉर हार गए. तो पोइट्री को जो है बैन कर लेना चाहिए. इस कॉमन आइडियल, इस उसके जो स्टेटहुड वो जो चाहता था कॉमन आइडियल, कॉमनवेल्थ बनाना, वहाँ पे आइडियल स्टेट बनाना, वो चाहता था कि पोइट्री को वहाँ से बैनिश कर देना चाहिए. क्योंकि उस टाइम पे क्या था, एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा पुअर स्टेट में थी, पॉलिटिकल डिक्लाइन चल रहा था, पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था. और एपिक्स जो थे होमर के, वो एसेंशियली पार्ट थे स्कूल करिकुलम के. तो लोग जो थे बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे उसको उसको ग्रीक में, मतलब वो समझते थे कि ये होमर के एपिक्स जो है बाइबल की तरह है. और उसने जो है सोसाइटी को बहुत ही डीपली इन्फ्लुएंस कर लिया था पोइट्री ने. पर पोइट्री जो थी बहुत ही डेकेडेंट स्टेट में थी उस टाइम पे. और इस डीजनरेशन की वजह से क्या हो रहा था, प्लेटो को ऐसा फील हो रहा था कि अब टाइम आ गया है कि फ़िलासफ़र्स को एज़ रूलर्स जो है वो अपने आप को प्रेज़ेंट करना चाहिए और पोइट्स जो है वो बहुत ही सुपीरियर है. फ़िलासफ़र्स को रूल करना चाहिए, ताकि जो है वहाँ पे जो है आइडियल स्टेट जो है सिटीज़न्स में जो सारे हैं वो बिल्कुल मतलब प्रॉपरली सब कुछ फ़ंक्शन करे एक आइडियल स्टेट में. जबकि हम पोइट्स को बैनिश कर देंगे, तब ही जाकर ये सब चीज़ें जो हैं
चल सकती हैं, क्योंकि उसको लगता था पोइट्री जो है क्या कर रही है, वो इंटेलेक्चुअली लोगों को वीक बना रही है, इमोशनल बना रही है, उसके अंदर कोई मोरालिटी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसको वहाँ से, पोइट्स को और पोइट्री को जो है हमें अपनी आइडियल स्टेट से बैनिश कर देना चाहिए। इसीलिए उसने पोइट्री को जो अटैक किया था, उसके बाद अपनी पोइट्री वगैरह सब कुछ जला दी थी और मोस्टली फोकस करता था फिलॉसफी पे। तो उसका जो ये मेजर उसका कंट्रीब्यूशन है, उसने रिपब्लिक में दिखाया है कि कैसे उसने जो है अपनी आइडियल स्टेट को जो है तीन उसमें डिवाइड किया हुआ था। पहले उसमें फिलोसोफर्स आ जाते हैं जो रूल करेंगे, उसके बाद ऑक्सिलरीज आ जाते हैं जो वॉरियर्स होंगे, उसके बाद प्रोड्यूसर्स होंगे, फार्मर्स होंगे, लेकिन पोइट्स का वहाँ पे कोई भी रोल नहीं होगा। पोइट्स जो हैं बिल्कुल बैनिश किए जाएंगे, पोइट्स का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि वो जो है सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये प्लेटो का व्यू पॉइंट था पोइट्स को लेकर। तो अब हमारे पास जो है मेजर वर्क्स आ जाते हैं प्लेटो के। इनमें से सबसे पहले हमारे पास रिपब्लिक आ जाता है, फिर फेडरस, फिर आइन, सिम्पोजियम, मेनो, एपोलॉजी एंड टाइमियस। ये पहले चार जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये चारों इसने डायलॉग के फॉर्म में लिखे हुए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास रिपब्लिक आ जाता है, जिसमें उसने जस्टिस, गवर्नेंस, आइडियल स्टेट और ख़ासकर आर्ट और लिटरेचर में जो थियोरी ऑफ माइमेसिस उसने दी है वो बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो उसने बुक 10 में कहा है। इसके अलावा बुक 7 में हमारे पास एलेगरी ऑफ केव, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये चार बुक्स जो हैं वो मोस्टली जो है एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, इसलिए हमें इनको जो है याद रखना चाहिए और थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ना भी चाहिए। और आज जो है हम स्टार्ट करेंगे आइन के साथ। आइन जो है इसका शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल वर्क्स है, सबसे शॉर्टेस्ट राइटिंग है, सबसे शॉर्टेस्ट डायलॉग है। ये जो है एक बहुत ही weirdest टेक्स्ट है इसका। ये फिलोसफिकल डायलॉग है जो फोकस करता है रिलेशनशिप बिटवीन पोइट्री एंड इंस्पिरेशन। इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो सोक्रेटिस है और एक रैप्सोड है जिसका नाम आइन है। अब रैप्सोड क्या होता है, रैप्सोड होता है एक प्रोफेशनल रिसाइटर ऑफ एपिक पोइट्री, और इसमें जो रैप्सोड है उसका नाम आइन है। और जो किसकी पोइट्री सुनाता है, होमर की पोइट्री सुनाता है। मैं थोड़ा सा ब्रीफली इसको समराइज करूंगी व्हाट द एक्चुअल टेक्स्ट इज, देन वी विल गो ऑन टू द बेसिक कंसेप्ट दैट इज पोइटिक इंस्पिरेशन। तो इसमें क्या है, ये स्टार्ट होता है डायलॉग, एनकाउंटर होता है सोक्रेटिस का रैप्सोड के साथ जिसका नाम आइन है, जो कि प्रोफेशनल परफॉर्मर है एपिक पोइट्री का और जिसने स्पेशलाइजेशन होमर में की है। आइन क्लेम करता है कि वो होमर को बेटर तरीके से जानता है देन एवरीवन एल्स अलाइव। तो इसकी वजह से सॉकेट्स जो है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो क्वेश्चन करता है आइन को कि क्या आइन को रिसाइटेशन के अलावा कोई नॉलेज है होमर के बारे में, लाइक उस वो क्या इसको क्रिटिसाइज कर सकता है, क्या उसके मेरिट्स डीमेरिट्स बता सकता है, क्या उसके स्ट्रक्चर, थीम्स, फॉर्म्स, सिंबल्स, रेफरेंसेस उसकी पोइट्री के बारे में बता सकता है, क्या उसको एक्स्ट्रा नॉलेज है या वो सिर्फ रिसाइट करता है। और आइन को जो एक सिली कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है, वो जो है किंग लाइक क्लोथ्स में घूमता है, एक गोल्डन क्राउन पहनता है और वो खुद एडमिट करता है कि उसकी स्किल सिर्फ उसको प्रॉफिट दिलाती है, वो बस रिसाइट करता है, इसके अलावा उसको कोई भी नॉलेज नहीं है क्या है, वो बस बोलता है और एक्सप्रेस करता है अपने इमोशंस। इसके अलावा उसको कुछ नहीं पता है, कोई भी नॉलेज नहीं है होमर का। और ये डायलॉग जो है शुरू होता है कब, सॉक्रेट्स जो है वो आइन से मिलता है जब आइन जो है एक फेस्टिवल से वापस आ रहा होता है और उसने पोइटिक कंटेस्ट में एक प्राइज़ जीता होता है, और सोक्रेटिस उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता है और बोलता है कि मैं बहुत एडमायर करता हूँ आपके इस प्रोफेशन को एज रैप्सोड। और उसको इंटरोगेट करता है कि वो पूछता है उससे कि आप मुझे बताओ आपको क्या नॉलेज है पोइट्री के बारे में, या आप क्या इंटरप्रिटेशन करते हो पोइट्री की जो भी आप रिसाइट करते हो, या आपको क्या लगता है पोइट्री है क्या। तो बेसिकली ये डायलॉग जो है रफली इस तरह रन करता है कि सोक्रेटिस जानना चाहता है क्या आइन के अंदर आर्ट है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, क्या आइन जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म कर सकता है, या अगर आइन कोई चीज़ रिसाइट कर रहा है क्या वो डिवाइनली इंस्पायर्ड है, या जब वो रिसाइट कर रहा होता है वो अपने कंप्लीट सेंसेस में होता है या नहीं होता है, जो कि हमारी बेसिक फाउंडेशन बन जाती है कंसेप्ट ऑफ डिवाइन इंस्पिरेशन की। अब वो यही जानना चाहता है कि क्या आइन भी डिवाइनली इंस्पायर्ड है। तो सोक्रेटिस इंटरेस्टेड नहीं है आइन की एबिलिटी जानने में कि वो कितने अच्छे से रिसाइट करता है, वो चाहता है वो नॉलेज पता करे आइन का, उसके अंदर क्या नॉलेज है, कितना उसको पता है होमर के बारे में। आइन जो है वो बोलता है कि उसको जो है होमर के अलावा किसी और में स्पेशलाइजेशन नहीं है, उसने किसी और पोइट के बारे में या किसी और अलग से किसी वर्क के बारे में नहीं पढ़ा है, उसको सिर्फ होमर के बारे में पता है। और इस चीज़ पे सोक्रेटिस सोचता है कि अगर कोई इंसान किसी पोइट के बारे में पढ़ता है तो
बाकी पोइट्स भी तो उन्हीं थीम्स पे लिखते हैं, बाकी पोइट्स भी तो वैसी टाइप की ही पोइट्री लिखते हैं। अगर उनको एक का नॉलेज है तो उनको सबका नॉलेज होना चाहिए। एट लास्ट सोक्रेटिस ये कंक्लूड करता है कि आइन जो है सिर्फ परफॉर्म कर सकता है, वो इंटरप्रेट नहीं कर सकता है कुछ भी, और उसको कोई भी नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ का। और जब इंटरप्रिटेशन की बात आती है तो उसको होमर के अलावा, मतलब रिसाइटेशन के अलावा कुछ भी नहीं पता है। तो इससे सोक्रेटिस कंक्लूड करता है कि शायद रैप्सडी भी जो है वो भी जो है डिवाइनली इंस्पायर्ड है। उसके अंदर भी जो है क्या है, वो भी पोजेस्ड हो जाता है गॉड्स की डिवाइनली पावर से, जिसकी वजह से वो रिसाइट करता है। और उसके पास खुद का कुछ भी नहीं है, खुद का उसके पास कोई भी नॉलेज नहीं है, वो भी डिवाइनली पोजेस्ड है। To explain what he means by poetic inspiration, Plato starts by quoting, "For the poet is light and winged and holy thing, and there is no invention in him until he has been inspired and is out of his senses, and the mind is no longer in him. When he has not attained to this state, he is powerless and is unable to utter his oracles." Plato is saying that पोइट जो है वो एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं होता है। जब भी वो पोइट्री क्रिएट कर रहा होता है या पोइट्री रिसाइट कर रहा होता है, उसका स्टेटस जो है वो एलिवेटेड हो जाता है, वो एक होली क्रीचर बन जाता है। वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं रहता, ना वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की कंडीशन में रहता है, क्योंकि वो डिवाइनली पोजेस्ड होता है बाय गॉड्स एंड म्यूजेस। इसलिए जो है उसका स्टेटस भी एलिवेटेड हो जाता है। और पोइट्री जो है वो किसी स्किल या ट्रेनिंग से नहीं आ सकती है किसी इंसान को। एक पोइट जो है वो इंस्पायर्ड होता है, उसके सेंसेस जो है, उसका रेशनल कंट्रोल, उसकी रीजनिंग जो है वो चली जाती है, क्योंकि वो डिवाइनली पोजेस्ड होता है बाय गॉड्स एंड म्यूजेस। इसलिए जो है वो उस फ्रेंजी में जो है वो जो है अटर करता है, वो जो भी अटर कर रहा होता है या जो भी क्रिएट करता है वो उस फ्रेंजी में क्रिएट करता है। और इससे हमें पता चलता है कि ट्रू पोइट्री जो क्रिएट होती है वो जो है एक पोइट की अपनी रीजनिंग से नहीं होती है, बल्कि वो बियॉन्ड हिम, मतलब उसके बियॉन्ड नॉलेज के बियॉन्ड जो है चीज़ है, जो गॉड्स उसको प्रोवाइड करते हैं, जो म्यूजिक उसको प्रोवाइड करते हैं, उससे जो है वो पोइट्री जो है वो क्रिएट करता है। तो पोइट्री किसी भी स्किल या क्राफ्ट से हमें नहीं हम सीख सकते हैं, बल्कि वो जो है वो एक डिवाइन पावर की वजह से जो है किसी भी पोइट के अंदर या किसी भी रैप्सोडी के अंदर जो है आ जाती है। और पोइट जो एक मीडियम बन जाता है, एक माउथ पीस बन जाता है उन गॉड्स का, जो कि ट्रुथ जो है वो अटर कर रहे होते हैं, जो कि लोगों तक जो है वो अपना डिवाइन मैसेज जो है वो पहुंचा रहे होते हैं। और वो यही कहना चाहता है कि पोइट्री किसी भी रूल्स ऑफ आर्ट से हम नहीं सीख सकते, क्योंकि अगर हम किसी आर्ट से हम पोइट्री सीख सकते होते तो फिर जो ये पोइट्स हैं उनको सिर्फ एक ही थीम के बारे में नहीं पता होता, बल्कि वो हर किसी थीम पे जो है वो बोल सकते थे। गॉड जो है वो उनके माइंड्स उनसे ले लेते हैं पोइट्स के, और उनको मिनिस्टर्स, डिवाइनर्स और होली प्रॉफिट्स की तरह यूज़ करते हैं। और ताकि जो हम हैं, जो हम लोग उनको सुन रहे हैं, हमें जो है ऐसा फील हो कि गॉड जो है वो खुद हमसे जो है डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहा है, या गॉड बोल रहा है, और वो जो भी बोल रहे हैं वो डिवाइन ट्रूथ है। तो वो डिवाइनली इंस्पायर्ड होते हैं। और इसमें जो है वो क्या, मतलब एक और आइडिया जो वो बताना चाहता है, प्रेजेंट करना चाहता है, कि पोइट्री में जो है कुछ भी रैशनल नहीं होता है। क्योंकि जब भी वो पोएट्स या जो भी रैप्सोडी जो डिवाइनली इंस्पायर्ड होते हैं वो अनकॉन्शियस होते हैं। वो जो आउटकम होता है उनकी पोइट्री का वो बहुत इरेशनल होता है, बहुत ही इम्पल्सिव होता है। उनको खुद भी नहीं पता होता है वो क्या लिख रहे हैं। बेशक वो डिवाइन ट्रूथ होता है, पर उसके अंदर कोई भी रैशनैलिटी नहीं होती है। तो इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि उसके अंदर कोई ना कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो हमें मतलब मोरालिटी सिखाएगी, या कोई भी हमें कुछ ऐसी अच्छी चीज़ सिखाएगी। इसके बाद जो है पोइट जो है एग्जाम्पल देता है मेटाफर ऑफ मैग्नेट्स एंड आयरन रिंग्स की, जस्ट स्टोन ऑफ हर्कलिया। तो इसमें वो क्या कहता है, पोइट जो है वो डायरेक्टली अट्रैक्ट होता है या डायरेक्टली पोजेस्ड होता है गॉड से या म्यूजिक से, और उसके बाद उस पोइट से एक रैप्सडी जो है वो अट्रैक्ट होता है, और उस रैप्सडी से इनडायरेक्टली जो है ऑडियंस अट्रैक्ट हो जाती है। तो ये एक चेन बन जाती है, जो ये पूरी एक रिंग जैसी बन जाती है, और जो डायरेक्टली अटैच्ड होती है उस मैग्नेट की तरफ, उस स्टोन की तरफ। सोक्रेटिस एक्सप्लेन करना चाहता है जैसे एक मैग्नेट किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को जो है उसके अंदर एबिलिटी होती है अट्रैक्ट करने की, वैसे ही गॉड के अंदर जो है वो एबिलिटी है वो डिवाइनली पोजेस कर लेता है इन पोइट्स को, पोइट्स इन टर्न रैप्सडीज़ को, और रैप्सडी इन टर्न जो है वो जो इमोशंस हैं वो जो है ऑडियंस में जो है फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्लेटो क्या कहना चाहता है कि द आइन, द गॉड और द म्यूज इज द फर्स्ट मैग्नेट which then give its power to poet, who is the second magnet, who in turn inspires the rhapsode,
थर्ड मैग्नेट, द ऑडियंस द फोर्थ मैग्नेट। तो हमारे पास फर्स्ट मैग्नेट जो है गॉड बन जाता है, सेकंड मैग्नेट पोइट बन जाता है, थर्ड मैग्नेट रैप्सोड बन जाता है, और फोर्थ मैग्नेट जो है हमारे पास बन जाती है ऑडियंस। ठीक है। In addition, the muses inspire and possess poets like Homer to produce artworks of exceptional beauty. Muses inspire करती हैं और possess करती हैं poets को, जैसे कि Homer, ताकि वो beautiful work of art जो है create कर सकें, और ये explain करते हैं कि कैसे पोइट्स जो है डिस्क्राइब करते हैं वो चीज़ें जो उनको खुद भी नहीं पता होती हैं। वो कहता है ये भी जो वर्क ऑफ आर्ट है ये सारे गॉड्स के हैं, और ह्यूमंस जो है मेयरली उनके माउथ पीसेज हैं जो कि इंस्पायर्ड होते हैं। सोक्रेटिस कहता है दैट टू बी इंस्पायर्ड वन मस्ट बी पोजेस्ड और नॉट इन देयर राइट माइंड। वो क्लेम करता है अगर पोइट्स अपना इंटेलेक्ट जो है वो यूज़ करेंगे पोइट्री लिखने के लिए, तो उनकी पोइट्रीज जो है बहुत ही इन्फीरियर काइंड की होंगी, और जबकि ये पोइट्रीज जो इसलिए एलिवेटेड होती हैं क्योंकि डिवाइनली इंस्पायर्ड होती हैं। और सोक्रेटिस कंक्लूड करता है पोइट्स जो हैं वो इंटरप्रेटर्स हैं गॉड्स के, क्योंकि गॉड्स जो है वो यूज़ करते हैं पोइट्स को ताकि वो जो है उनके डिवाइन मैसेजेस जो हैं वो ऑडियंसेस तक या बाकियों तक पहुंचा दे। तो इसके समझने के लिए हम इस फिगर को देखते हैं जहाँ पे मैग्नेट है और आयरन रिंग्स बनी है। पहले हमारे पास मैग्नेट है जो कि गॉड है, यहाँ जो म्यूज़ है जो अट्रैक्ट कर रहा है पोइट को, पोइट कोई भी हो सकता है, यहाँ पे होमर की एग्जांपल दी गई है। पोइट इन टर्न जो है अट्रैक्ट कर रहा है रैप्सोड को जो कि आइन है, और रैप्सोड इन टर्न जो है वो क्या इमोशंस प्रोवोक कर रहा है ऑडियंसेस में बाय रिसाइटिंग हिज पोइट्री। तो ये जो हमारे पास अब जो है लास्ट हमारे पास इसमें बच जाता है मेटाफॉर ऑफ मिल्क एंड हनी। कैसे जो है प्लेटो ने इसको यूज़ किया है, आई वुड लाइक टू कोट इट फर्स्ट। And as the Corbentian revelers, when they dance and are not in their right mind, so the lyric poets are not in their right mind when they are composing their beautiful strains, but when falling under the power of music and meter, they are inspired and possessed, like Bacchic maidens who draw milk and honey from the rivers when they are under the influence of Dionysus, but when they are not in their right mind. इसमें जो है हमें प्लेटो क्या बताना चाहता है कि इंस्पिरेशन जो है मतलब होता है एज बीइंग आउट ऑफ वंस माइंड, वो डिवाइनली पोजेस्ड होते हैं। इस फ्रेज़ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो क्रेजी या फ्रेंजी में होते हैं, ये रेंज करती है, एक हार्मलेस सेल्फ फॉरगेटफुलनेस भी हो सकती है, जैसे कि हम किसी आर्ट और ब्यूटी में बिल्कुल इमर्स हो जाएं या हम बिल्कुल मैनियाक हो जाएं। तो इसने उसमें जो है हमें बताया है कि इंस्पिरेशन कैन बी मिस्टिकल एंड साइकोलॉजिकल। फिर उसने हमें एग्जांपल दी है बैकिक मेड्स की, जो कि डायनेसिस जो गॉड ऑफ रीबर्थ, रेवलरी, इंटॉक्सिकेशन वगैरह के गॉड थे, कैसे जो है उनसे जो है इंस्पायर्ड हो जाती हैं डिवाइनली वो बेकन मेड्स, और उस अंडर डिवाइन इन्फ्लुएंस वो मिल्क और हनी जो है रिवर्स से ड्रॉ करती है। उनको लगता है ये वाटर जो है ये मिल्क और हनी है, और ये जो इंस्पिरेशन है उनकी ये ट्रांसफॉर्म कर देती है उनका ऑर्डिनरी परसेप्शन ऑफ वाटर इनटू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे कि वो मिल्क और हनी उनके लिए जो एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस हो जाता है। इन केस ऑफ आइन द रैप्सोड, उसमें क्या हो जाता है जब वो होमर को रिसाइट कर रहा होता है वो बिल्कुल इमोशनली इमर्स हो जाता है उस अपने कैरेक्टर में, वो रोता है, वो शिवर करता है, वो हॉरर दिखाता है स्टेज पे, और अपने इमोशंस को वो ट्रांसमिट करता है ऑडियंस तक। और उसकी जो ये इंस्पिरेशन है वो मोर साइकोलॉजिकल है देन मिस्टिकल। तो इंस्पिरेशन कैन बी बोथ मिस्टिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल। तो यही इस कोटेशन में जो है वो प्लेटो हमें जो है बताना चाहता है। आई वुड लाइक टू रीड इट आउट। Socrates says poets are like Bacchic maidens who can draw milk and honey from rivers when inspired by Dionysus, but not in ordinary states of mind. जैसा कि मैंने कहा कि ऑर्डिनरी स्टेट्स ऑफ माइंड में वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, बट जब वो डिवाइनली पोजेस्ड हैं उनके लिए एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस है, और वो रिवर वाटर को एज मिल्क एंड हनी भी देख रहे हैं। और आइन एक्सपीरियंसेस इंस्पिरेशन डिफरेंटली। When he recites Homer, he becomes so absorbed that he feels as if he is inside the scene of the story, crying at tragedy, feeling horror, and showing physical reactions. Inspiration can mean different ways of being out of one's mind, from mystical transformation of perception to emotional immersion in fiction. That is all from my side today. I hope I will do better in the upcoming videos. But thank you for your patience and time. Do subscribe to my channel, like, share, and comment on my videos, and press the bell icon to get notified whenever I upload new videos. Thank you very much.